जो फ्यूनरल्स होते हैं तो उसमें स्ट्रगलिंग जो एक्टर्स होते हैं वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ नेटवर्किंग हो सके उनकी। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ यार कि हमारा क्रिमेशन में लोग पहुंचे होते हैं रोल लेने के लिए। मतलब ये तो यार मतलब हासिल, तनु वेड्स मनु, हैप्पी भाग जाएगी, उन कहानियों में अंत तक आपको प्रेम नहीं मिलता है, आप प्रेम में असफल रहे। हद है, प्रेम हमेशा मुसीबत की तरह आया, लेकिन मुसीबत प्रेम की तरह कभी नहीं मिली। आपकी बात इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आपका सवाल मैं भूल गया। हम आपके प्यार में बेईमान ना होते, आप इनके प्यार में ईमानदार ना होती, और आज सोमवार ना होता तो भोलेनाथ की कसम गोली मार देते हैं। मुझसे इंटरव्यूज में पूछते थे आपका फेवरेट एक्टर कौन है, मैं कहा करता था एक बंदा है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इरफान खान नाम है उसका। मेरा सवाल इसी रणनीति वेब सीरीज के रिलेटेड है। रणनीति में कितना फिक्शन कितनी रियलिटी हमें देखने को मिलेगी? तो पहले दिन ही जब ट्रेलर आया था वो एकदम से सब शटडाउन हो गया था। पहले शुरुआत ऐसी हुई कि ट्रेलर आने वाला है तो सब शुरू हो गया, प्रोपेगेंडा है, ये है वो है। फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। सर आपकी कई फिल्में हमने देखी हैं, हासिल, तनु वेड्स मनु, हैप्पी भाग जाएगी, उन कहानियों में अंत तक आपको प्रेम नहीं मिलता है, आप प्रेम में असफल रहे हैं। तो मैंने ना घी चतुर्वेदी की एक किताब में 2 लाइनें पढ़ी थी, मैं सुनाना चाहूंगी कि हद है, प्रेम हमेशा मुसीबत की तरह आया, लेकिन मुसीबत प्रेम की तरह कभी नहीं मिला। तो मेरा सवाल ये है बेसिकली कि आज का जो दौर है वो सिचुएशनशिप का दौर है, क्योंकि हमें इसमें कोई मुसीबत ही नहीं मिलती, बहुत ही आसानी से हम कर लेते हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है? और क्योंकि आपने लव मैरिज करी है ना, तो व्हाट इज लव फॉर यू, और हमें प्रेम पर मतलब भरोसा कैसे बचा के रखना चाहिए? नहीं, पहले आप ये मुझे बताइए कि आपने ये लाइनें इत्तेफाकन पढ़ के उस किताब से फिर हमारे बारे में सोचा कि हमारे बारे में सोच के वो किताब पढ़ी? मैंने किताब पहले पढ़ी थी, लेकिन जब मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कहीं तो मैच हो रहा है। मेरे किरदारों को आपने फिल्म में महसूस किया तो उसके बाद आपको अचानक से वो लाइन याद आ गई। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो आप क्या पूछ रहे थे? मुझे क्या नहीं लगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, ऐसा क्या पूछा आपने? मुझे नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज आपकी का बात इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आपका सवाल मैं भूल गया। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि आज का जो दौर है वो सिचुएशनशिप का दौर है, क्योंकि उसमें कोई मुसीबत नहीं होती, आसान होती हैं चीजें। लेकिन आपका जो अनुभव है वो मूवीज में अलग है, रियल लाइफ में अलग है। तो आप अपने अनुभव के हिसाब से हमें टिप्स दे कि व्हाट इज लव और प्रेम पे कैसे भरोसा बचाए रखा जाए। जितनी देर उससे दूर रह सकते हैं रहिए। अगर आपको अगर आपको अगर आपको अपना करियर बनाना है, ये सब करना है, जितनी देर आप इससे दूर रह सकते हैं रहिए, क्योंकि उसके बाद फिर एक बार आप खड़े हो गए। बट यही चीज है, प्रेम पूछ के तो आता नहीं है, बोल के आता नहीं। जितना मर्जी सोच लीजिए, कर लीजिए, उसने जिस दिन आना है वो भूत बन के आएगा और फिर जाएगा नहीं। तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, मुझे नहीं लगता है। और जो इंसान बोलता हो कि प्रेम और इन सब चीज़ों के बारे में उसको बहुत कुछ पता है, वो सबसे बेवकूफ़ आदमी है इस दुनिया में। किसी को कुछ नहीं पता है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी लाइफ अलग होती है। आपको किसी और से प्यार हो सकता है, दूसरे को सेम सिचुएशन में किसी और से प्यार हो सकता है। सबकी सिचुएशन अलग होती है। किसी को एक बार प्यार होता है, किसी को कई बार प्यार होता है, किसी को प्यार होता ही रहता है। तो सबकी सिचुएशन अलग होती है। किससे ज्ञान मांगोगे आप? तो जो आदमी बोलता है कि मैं सारा ज्ञान आपको दे सकता हूँ, सबसे बेवकूफ आदमी है। प्रेम का ज्ञान कोई नहीं दे सकता, वो सिर्फ महसूस कर सकते हो आप। सर जैसे अक्सर हम आपस में मिलते हैं तो डिस्कस करते रहते हैं बॉलीवुड गॉसिप्स के बारे में। तो मैं आज ही एक खबर देख रहा था। अब आप मुद्दे पे आ रहे हैं। नहीं, तो मैं ये जानना चाहता था इसमें कितनी सच्चाई होती है। जैसे मैंने आज एक खबर पढ़ी कि जो फ्यूनरल्स होते हैं तो उसमें स्ट्रगलिंग जो एक्टर्स होते हैं वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ नेटवर्किंग हो सके उनकी फ्यूनरल्स में। फ्यूनरल्स में? अरे यार, ये तो मैं अभी पहली बार सुन रहा हूँ यार। और ये जो कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, तो मैं आज न्यूज़ में पढ़ रहा था। इसके अलावा बहुत सारी इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ। जो फिल्मी दुनिया में बहुत चर्चित होती हैं आम जनता में, जो जिन्हें हम गॉसिप्स बोलते हैं। तो ये सच में होती भी हैं या सिर्फ अपने आप को चर्चा में लाने का या न्यूज़ में लाने का एक माध्यम है केवल?
ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ यार कि हमारा क्रिमेशन में लोग पहुंचे होते हैं रोल लेने के लिए। मतलब ये तो यार मतलब ये तो कमाल है यार। ये कहाँ से पढ़ के आए हो भाई? हैं? अगर आप गूगल पे अगर मुकेश छाबड़ा सर्च करो, शायद सबसे पहले वही आए। मैंने भी जब नहीं, पढ़ी तो मैं मुकेश भी अगर एकदम देखो, मुकेश अगर बोल रहा है तो सच होगा। हाँ। मुकेश क्या है? तो ये मुकेश बहुत ही वियर्ड न्यूज़ था, लेकिन वो मुकेश से ज्यादा जानता नहीं है कोई, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम जमीन से जुड़ा हुआ है और उसने सब देखा हुआ है एज फार एज एक्टर्स आर कंसर्न। उनकी स्ट्रगल, उनका सारा कोच, उसने वो सब बहुत अच्छे से देखा हुआ है, इसीलिए वो कास्टिंग भी सबसे बेस्ट करता है। वो भी शायद 3 या 4 साल पहले जोश टॉक्स में आए थे। अच्छा, मुकेश सर भी जोश टॉक्स में आए थे। तो मजा आया होगा उसके साथ में। बहुत मजा आया था। हेलो सर, मेरा नाम अनन्या है और मैं बचपन से आपके बहुत सी पंजाबी मूवीज़ और पंजाबी गाने सुनती हुई बड़ी हुई हूँ। और मैंने ये भी सुना है कि आपको पंजाब का शाहरुख खान कहते हैं। और आपने शाहरुख सर के साथ मोहब्बतों में काम भी किया है। और मैंने अक्सर बहुत से एक्टर्स के इंटरव्यू में ये बात सुनी है कि शाहरुख सर बहुत पोलाइट हैं, बहुत स्वीट हैं। वो अपने को एक्टर्स और अपने गेस्ट का बहुत आदर सत्कार करते हैं। वो कभी घर से निकलते हैं तो उनकी गाड़ी के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप इस बात से सहमत करते हैं? और अगर हाँ, तो आपने जब मोहब्बतें में उनके साथ शूटिंग की थी, तो ऐसी क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की थी या महसूस की थी जो आप जोश टॉक्स की ऑडियंस के साथ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो एसआर के जो हैं वो डेफिनेटली बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं। उनके साथ बहुत मज़ा आया। तो हम मोहब्बतें की बात करें तो मोहब्बतें में हम लोग इतने नए थे और हमारे लिए ऑलरेडी दुनिया में ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं कि यश चोपड़ा एक फिल्म बना रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, आदित्य चोपड़ा जो है वो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जिस फिल्म के अंदर मिस्टर बच्चन है, शाहरुख खान है, उनसे बड़ा कौन था या है, और ऐश्वर्या राय हैं उसमें, और हम लोग भी उसमें घूम रहे हैं। तो ऐसा था कि जैसे सपना सपना देख रहे हैं। तो कुछ भी बात वो लोग करते थे या कुछ कोई सीन होता था तो हमें कुछ एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम भी ऐसे एकदम ऑ में उनकी तरफ देखते रहते थे। तो वो है, एंड आई थिंक उन्होंने जो मकाम जो है वो हासिल किया है, वो ऑब्वियसली कोई इंसान ऐसे ही तो नहीं हासिल कर लेता ना। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जो सारी क्वालिटीज़ जिनकी आप बात कर रहे थे अभी, वो जब इंसान में होती हैं तभी उन बुलंदियों तक इंसान जाता है। हाय सर, मेरा नाम यश है। सर, आप उन चंद वाहिद एक्टर्स में से हैं जिनका चार्म, जिनका नूर वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अरे थैंक यू। सर, आप अपने आप में एक लेजेंड हैं और आपने लेजेंडरी पर्सनालिटीज के साथ स्क्रीन शेयर की है। अभी जिक्र हुआ शाहरुख खान साहब का, मोहब्बतें में आपने बच्चन साहब के साथ स्क्रीन शेयर की। लेकिन मैं आपकी एक ऐसी फिल्म का मुरीद हूँ और एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे लेजेंड का मुरीद हूँ जो बहुत कमाल है। लेट इरफान खान साहब के साथ आपने मदारी फिल्म में काम किया। मैं जानना चाहूंगा सर, लेट इरफान खान साहब से बहुत सारे लोगों ने रियलिस्टिक सिनेमा के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपका कोई एक ऐसा वाक्य, कोई एक ऐसी नसीहत जो आपको बहुत अच्छी लगी उनके साथ काम करने में, तो हमारे साथ प्लीज शेयर कीजिए। मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं इरफान भाई के साथ। मैंने हासिल जो है वो उनके साथ अपनी पहली फिल्म की थी। उसके बाद हम लोगों ने एक फिल्म की, यूं होता तो क्या होता, वो नसीर भाई ने डायरेक्ट की थी, लेकिन हमारे कोई सीन्स साथ में नहीं थे। उसके बाद हमने चरस एक फिल्म थी, उसमें वो तिग्मांशु ने डायरेक्ट की थी, उसमें एक्टिंग की, मगर उसमें हमारे कोई साथ में सीन्स नहीं थे। फिर मदारी एक फिल्म थी जिसमें हमने साथ में एक्टिंग की। साई बीवी गैंगस्टर पार्ट 2 में हम लोगों ने साथ में, तो मैंने काफ़ी फिल्में उनके साथ जो है वो की थी। और उनको मैं हासिल के वक्त से ही, आई थिंक वो बहुत काफ़ी सीनियर थे मुझसे और मैं उनको उसी तरीके से ट्रीट भी करता था। बहुत कुछ सीखा उनसे मैंने जब मैं हासिल कर रहा था। और उसके अलावा आई थिंक मुझे जो बातें याद रह जाती हैं वो ये हैं कि हासिल के वक्त मुझे याद है वो कोई भी शूट हो रहा होता था और वो सीन का हिस्सा नहीं भी होते थे तो वो सेट पे हुआ करते थे, बिकॉज वो और तिग्मांशु बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ने एक तरीके से मिल के उस फिल्म का एक सपना देखा हुआ था। तो हल्का सा जैसे ब्लड की यहाँ से कुछ वो चाहिए हो कुछ, तो वो इफ़ेक्ट्स वो खुद आके उसको थोड़ा करेक्ट कर देते थे, सारा कुछ करते थे, इतनी डिटेलिंग में वो काम करते थे। तो ये मेमोरीज जो हैं वो
हमेशा रहेंगी। और अलग अलग फिल्मों की शूटिंग में हम लोगों ने जो अलग अलग वक्त बिताया, हालांकि जैसा मैंने आपको बोला कि मेरा रिलेशनशिप उनके साथ एक बहुत हल्का सा एक सीनियर और एक जूनियर वाला था। मैं कभी बट या आई मीन, और मैंने हमेशा जब मैं हासिल कर रहा था, मुझे याद है मेरी कितनी फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी बीच में, और हासिल की शूटिंग साइड में चल रही थी, और इन फिल्मों की जब रिलीज़ का टाइम आता था तो मुझसे इंटरव्यूज़ में पूछते थे आपका फेवरेट एक्टर कौन है। मेरे पुराने इंटरव्यूज़ आप उठा के देख लीजिए तो मैं कहा करता था एक बंदा है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इरफान खान नाम है उसका, वो मेरा फेवरेट एक्टर है। मुझे क्या बात कर रहे हो। और उसके बाद फिर कुछ एक आध साल के बाद जब हासिल रिलीज़ हुई तो पूरी दुनिया ने देखा कि इतना बढ़िया एक्टर था, और सारे अवार्ड्स उनको मिले थे। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपका तन्नू वेड्स मन्नू का एक डायलॉग है कि अगर आज सोमवार ना होता और हम भोलेनाथ के भक्त ना होते तो कसम से गोली मार देते। अगर ये हम आपकी मुंह ज़बानी सुन ले तो आज सबका यहाँ पे दिन बन जाएगा। लाइनें क्या थी यार? अगर हम आपके प्यार में ईमानदार ना होते, आप नहीं, हम आपके प्यार में बेईमान ना होते, आप इनके प्यार में ईमानदार ना होती, और आज सोमवार ना होता तो भोलेनाथ की कसम गोली मार देते इनको। जो आदमी को याद रह जाता है वही भोलेनाथ की कसम, और गोली मार देते वही याद रहता है। सर मेरा एक सवाल है, जब कोई नई स्टारडम में आता है तो उसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अपनी ऑडियंस को कैसे फेस करे, मतलब अपने फैंस को कैसे संभालें। लेकिन आपका चार्म ही अलग लेवल का था कि आपको गर्ल्स के प्रपोजल्स बहुत आते थे अपने टाइम पे, तो आप उसे कैसे मैनेज करते थे? यार आप लोग आपस में डिसाइड कर लो यार, कोई बोल रहा है बहुत प्रपोजल आते थे, कोई बोल रहा है छोड़ के चली जाती है। आपस में डिसाइड कर लो आपको कौन तो अभी क्या। भी आते होंगे सर। चलो कम से कम आप इतना तो सोचते हो कि मैं रियल लाइफ में मेरा उतना बुरा हाल नहीं है जितना नहीं, प्रपोजल्स क्या आते हैं यार, अब क्या प्रपोजल्स आएंगे? अब हमारे बेटे के प्रपोजल्स आने की उम्र हो गई है, अब आप हमारे प्रपोजल दे घर से निकलवाओ क्या? हेलो सर, मेरा नाम शिवम शर्मा है और आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वर्क। उससे भी ज़्यादा आपके ड्रेसिंग सेंस का बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ आपको। तो मेरा सवाल आपकी वेब सीरीज़ के रिलेटेड ही है, रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड के। तो हमें पता है कि बालाकोट स्ट्राइक्स जब हुए थे तो ऑन ग्राउंड एस्पेक्ट तो चल ही रहा था, बट उसके अलावा एक जैसे आपने बताया बिहाइंड द सीन्स भी बहुत कुछ चल रहा था, स्ट्रैटेजी थी जो कि हम आम लोगों तक पहुंचे नहीं पाती है कभी। तो इसमें जैसे सोशल मीडिया टैक्टिक्स हो गए या पॉलिटिकल मूव्स हो गए या फिर वीडियो टेम्परिंग हो गई, ये सब एस्पेक्ट्स भी थे। तो मुझे जानना है कि आपकी टीम को इस सब को गैदर करके एक वेब सीरीज में प्रेजेंट करने में क्या चैलेंजेस है और इसको कैसे आपने पोर्ट्रे कर डिटेल कोई भी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें टाइम जाता है, रिसर्च में टाइम जाता है। उसके बाद ये ऐसी सीरीज थी कि इसमें पोस्ट और वो सारा कुछ भी बड़े लेवल का था, तो उसको करने में भी टाइम गया। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है आपकी कि भाई मैं ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और एट द सेम टाइम एक ऐसी चीज़ है जो आज भी लोगों के दिमाग में बहुत फ्रेश है। मगर डिफरेंस यही है कि जो आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते थे कि एक इंसिडेंट हुआ पुलवामा और फिर उसके बाद हमने बालाकोट कर लिया, उसमें वो स्ट्राइक हुई और उसमें ये हुआ, बस इतना सा आपको पता था, उतना ही पहले मुझे भी पता था। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे डिटेल में हर चीज़ पता लगी कि कैसे क्या क्या हुआ था, क्या कनेक्शन था, क्या, तो काफ़ी डिटेल में ये लोग गए हैं। अब तो रिव्यूज़ भी बाहर आ गए हैं, ये रिलीज़ भी हो गया है, लोगों के किस तरीके से लोग अच्छी बातें बोल रहे हैं। जो देखिए जिन्होंने बोलना है प्रोपेगेंडा है, जिन्होंने बोलना है वो तो पहले दिन ही जब ट्रेलर आया था वो एकदम से सब शट डाउन हो गया था। पहले शुरुआत ऐसी हुई कि ट्रेलर आने वाला है तो सब शुरू हो गया, प्रोपेगेंडा है, ये है वो है। ट्रेलर रिलीज हुआ तो आदमी को खुद को समझ में आ जाता है कि अगर मैं कुछ बेवकूफ़ी की बात बोलूंगा तो मुझे गालियां पड़ेंगी, क्योंकि वो ट्रेलर ही आपको बता रहा है कि कुछ अलग है। तो अब जब रिलीज होता है यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे अरे यार ये इंडो पाक पे क्यों है, ये है वो। अरे बेवकूफ़ों, इंडो पाक और ये हमेशा मत सोचो, आप किसी चीज़ का जो बेस है वो देखो। आप समझ रहे हो, हर चीज़ में पॉलिटिक्स मत ढूंढने की कोशिश करो।
और नहीं देखनी है तो मत देखो, दूसरों को देखने दो, करेक्ट है ना। तो वो वाला चक्कर है, बहुत डिटेल्ड है। और ऐसा हमें एज फिल्म पीपल ये लगता है कि जब ऐसी डिटेल्ड चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर डिटेल रिसर्च हुई होती है, और चाहे वो कैमरा वर्क हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो एक्शन हो, वो रिव्यूज में लोग मेंशन कर रहे हैं कि वो वन शॉट एक्शन का जो पीस है सच एंड सच एपिसोड में, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट मीन्स पीपल आर नोटिसिंग दोज थिंग्स ना, विच इज आउट देयर सेइंग सिनेमाटोग्राफी इज इंटरनेशनल लेवल। तो अब ये सब चीजें जब हर डिपार्टमेंट की प्रेज हो रही है, इसका मतलब समथिंग इज वर्थ वॉचिंग ना। तो वो है, और अगर वो थोड़ा बहुत आपको ज्ञान भी दे के जा रही है तो फिर तो देख ही लेना है यार। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कई बार क्या होता है कि आपकी जो तनु वर्स मनु फर्स्ट या रिटर्न दोनों है, कि जो बहुत कुछ फेमस सीन्स हैं, तो उनको हम कई बार यूट्यूब पर सर्च करके देखते हैं, और कभी डिनर करते टाइम, कभी लंच करते टाइम, ठीक है, या हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, तो अपनी मूवीज़ के कुछ सीन्स को आप खुद भी यूट्यूब पर सर्च करके कई बार देखते हैं कि नहीं देखते? नहीं नहीं यार, मुझे खुशी होती है कि आप लोग अपने आप को रिलेट कर रहे हैं किसी सिचुएशन के साथ, और वो ढूंढ के सीन वो देख रहे हैं। वो ये एज एन एक्टर बहुत खुशी की बात होती है आपकी, कि चलो देखो। और मुझसे भी ज़्यादा खुशी वो राइटर को होनी चाहिए जिसने आप जैसों की भावनाओं को दर्शाने की कोशिश की है। आपने सिनेमा का लगभग हर फेज़ देखा। अब हम OTT वाले डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। तो एक मूवीज़ वाला था जहाँ पे पर्दे पे प्रमोशन हो रहा था, फिर आपने पंजाबी सिनेमा में प्रिंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, आपने इस वाले सिनेमा में भी काम किया। तो जो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके में किस किस तरीके के चेंजेस आए, और वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि जो अभी आप टैक्टिक्स अपना रहे हो इस प्रमोशन की, इस मूवी के रणनीति के, और जो आप एक 3 घंटे की मूवी जो सिनेमा हॉल में आती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं देखिए, ये अलग अलग बातें हैं। एक तो वो है कि पहले फिल्में, जैसा हमने पिछली बार बात की कि फिल्में जो हैं पहले फिल्म पे बना करती थी, अब डिजिटल हो गया है मामला, उस हिसाब से क्या क्या बदला है, टेक्नोलॉजी है, अपग्रेड होती रहती है, अलग टाइप के कैमरे आते हैं सब। दूसरी बात, अब हम करें OTT की। OTT एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है जो आया है, अभी बहुत नया है, सब लोग अभी उस पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करेक्ट है, क्या एकदम सही चीज़ है, क्या है। क्योंकि एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उसके ऊपर सेंसरशिप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं, और उसके अलावा किस टाइप की कहानियाँ, किस टाइप का सब कुछ, तो वो अभी समझने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पूरा आप देख रहे हैं कि बट फॉर एक्टर्स, फॉर राइटर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि राइटर्स अब थोड़ा सा खुल के लिख रहे हैं, उनको ये प्रेशर नहीं है कि बॉक्स ऑफिस में क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा एंड ऑल। और ऐसी चीज़ें लोग लाइक कर रहे हैं। कोई भी नई चीज़ अगर OTT पे आ रही है तो लोग जो हैं उसको इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उससे उसी टाइप की और चीज़ें बननी शुरू हो रही हैं। अब तीसरी बात पे हम आते हैं कि प्रमोशंस कैसे बदली हैं। तो आज ही मैं किसी को बता रहा था कि प्रमोशंस जब हम लोग उस टाइम पे किया करते थे, चाहे वो मेरे यार की शादी हो, कोई भी अच्छे लेवल की जो फिल्म होती थी, उसके कुछ सेट तरीके होते थे, कुछ 5-6 बड़ी सिटीज़ के नाम होते थे जहाँ पे हम लोगों ने जाना होता था। हमारी शुरुआत हमेशा बॉम्बे में टाइम्स के ऑफिस से हुआ करती थी, और वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ जो है उनकी छत पे खींची जाती थी, जिससे जो फ्रंट पेज पे आती थी बॉम्बे टाइम्स है जो भी। सेम वे दिल्ली में जहाँ पर भी आप होते थे, उस एरिया का एक पर्टिकुलर होता था। अगर आप सपोज कीजिए कि आप ये ललित में हैं या कहीं पे हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर टेरेस होता था, वहीं पे वो लोग की वो फोटोएं खींची जाती थी। उससे लोगों को पता लगता था कि ये लोग प्रमोशन के लिए आए हैं। तो ऐसे लैंडमार्क्स जो हैं वो बनाए गए थे। और एक म्यूज़िक वर्ल्ड, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया होगा, मुझे लगता है किसी ने भी नहीं किया होगा। एक दुकान होती थी म्यूज़िक की, वो भी शायद टाइम्स की थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लैनेट एम। तो उसमें कॉफ़ी वॉफ़ी भी अच्छी मिल जाती थी, वहाँ CDs और कैसेट्स जो हैं वो पड़ी होती थी। आप पॉप म्यूजिक सिस्टम्स भी लगे होते थे, तो आप कोई CD का कुछ टाइप का म्यूज़िक ट्राई करना चाहते हो, आप लगा के उसमें चेक कर लेते थे पहले कि हाँ आई लाइक दिस, एंड आप ले लेते थे। और जो नई पिक्चरों के गाने वाने जो भी सब वहीं रिलीज़ होते थे।
तो वहाँ हमारे को हर सिटी में एक विजिट वो भी पक्की होती थी हमारी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कुछ 1-on-1 होते थे, बस इतना सा ही होता था। तो दौड़ते ही रह जाते हो। बट अब बदल भी बहुत कुछ गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। इससे पहले मैंने किया है बट शायद सिर्फ एक ही जगह पे। अब क्या है कि अब हर जगह का ये फॉर्मेट बन गया है कि इट्स लाइक अ Q&A, which is much more fun than I feel than press conferences, because क्या आपको एक डायरेक्ट सवाल कर रहा, वो सवाल अदरवाइज बिल्कुल वो अच्छा क्या किरदार है आपका, वो बता दीजिए, किस बारे में है वो बता दीजिए, और किस दिन आ रही है वो बता दीजिए, बाकी हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो वो है। और बाकी कोई अगर आप कंट्रोवर्शियल टाइप कोई ऐसे फिगर हैं तो आपसे फिर उस टाइप के सवाल कर लिए जाते हैं। हेलो सर, मेरा नाम आयुश्री है और मैंने आपकी फिल्म माचिस देखी थी, जो बहुत लेजेंडरी फिल्म है, मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और आज ही आपकी वेब सीरीज़ रणनीति रिलीज़ हुई है। तो मेरा सवाल ये कि 1996 से 2024 के बीच जो सिनेमा की स्टोरी टेलिंग है, उसमें क्या बदलाव आया है आपके अकॉर्डिंग, और रणनीति में क्या नई तरह की स्टोरी टेलिंग देखने को मिल सकती है हमें? सिनेमा में तो बहुत सारा बदलाव आ गया है इतने सालों में। आई थिंक 96 से लेके ऑलमोस्ट अब आप 2026 में पहुंचने वाले हैं। तो इतने सालों के बाद बदलाव आना भी ज़रूरी है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। उस टाइम पे फिल्म होती थी, वो एक अलग टाइप का ज़माना था। अब डिजिटल है, अब आप कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में शूट कर लीजिए। हर इंसान अपनी जेब में अपना फ़ोन लेके घूम रहा होता है, उसके अंदर कैमरा होता है, फिल्में बनाने लग जाता है, सब कुछ होता है। एक अलग टाइप की सिचुएशन है। उस टाइम पे अलग होता था। एक फिल्म बनाने के लिए आपको फिल्म का इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर आपको याद है, आप कैमरे भी जो लेते थे उसमें भी फिल्म आती थी। फिर उसके बाद सबसे पहले वो छोटे डिजिटल कैमरे आए जिसमें आप फ़ोटो खींचते थे और अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लेते थे। फिर उसके बाद कुछ कंपनियों ने डिसाइड किया कि यार ये तो बहुत बड़ा गेम है, तो क्यों ना फ़ोन के अंदर ही कैमरा डाल दिया जाए ताकि कहानी ख़त्म हो जाए। तो जो 2-4 बड़ी कंपनियां थीं जो कैमरे बनाती थी वो बंद हो गई, फ़ोन चलने शुरू हो गए। तो इस तरीके से चेंज, आई थिंक वो सारा चेंज देखा है हमने। और स्टोरी टेलिंग तो खैर स्टोरी टेलिंग तो आई थिंक इतनी आसानी से चेंज नहीं होती। कहानियाँ जो लिख रहा होता है राइटर्स, उस वक्त भी कुछ लोग बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते थे। आज भी लोग जो लिखते हैं वो अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। ऑडियंस का टेस्ट बदलता रहता है। हर जनरेशन का एक टेस्ट होता है, वो बदलता रहता है। कुछ लोगों को कुछ जनरेशन्स में आप देखेंगे कि उनको थोड़ा वायलेंस ज़्यादा पसंद है। कुछ ऐसी अपनी ऑडियंस होती है जिनको रोमांस ज़्यादा पसंद होता है, कुछ को फैमिली फिल्में होती हैं। तो ऐसा वाला होता है। उनके हिसाब से फिल्में जो हैं वो आती रहती हैं और चलती रहती हैं या नहीं चलती। सर, आपकी नई सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपने बहुत सारे फैक्ट्स हमें बताए, मुझे ये जानना है कि पर्सनली कौन सा फैक्ट आपके लिए शॉकिंग था, या कोई एक ऐसा शॉट या कोई कुछ ऐसा जब आप शूट कर रहे थे तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा उस सीन में इंडल्ज हो गए थे, और वो बहुत क्या सारे अनुभव ऐसे था? इमोशन, बहुत सारी जगहें हैं ऐसी जहाँ पर कि हम लोग का एक मेजर चंक जो है उस वॉर रूम के अंदर है, इसके जहाँ से कंट्रोल हो रहा है सारा कुछ, सारी मिशन जो है वो वहाँ से कंट्रोल हो रही है। और उसके अंदर बहुत से ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनके बारे में, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता है जब वो होते हैं तो किस तरीके से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके रोंगटे वैसे ही खड़े हो जाते हैं, बिकॉज आप उस रियल चीज़ को फील कर पा रहे हो। पहले तो आपने सिर्फ पढ़ा था और आप विजुलाइज कर रहे थे, तब आपका इतना इमोशन था। तो अब जब आप वहाँ पर फील्ड में खड़े हो एक तरीके से, और हर चीज़ आपके सामने जो है वो ग्रीन स्क्रीन नहीं है, वो टीवी पे वही फुटेज चल रही है, वही सारा कुछ हो रहा है हर तरफ, और वही मैप्स आ रहे हैं, वही सारा कुछ हो रहा है, उसी तरीके के सारे लोग जो बाकी के एक्टर्स हैं उन्होंने आपको घेर रखा है। तो वो एक अलग टाइप की का इमोशन होता है। मेरा सवाल इसी रणनीति वेब सीरीज के रिलेटेड है।
जब भी हम सिनेमा की, मूवीज़ की, वेब सीरीज़ की बात करते हैं तो कहीं न कहीं फ़िक्शन उसमें नज़र आता है हमें कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये फ़िक्शन है बस जस्ट गल्प है। तो रणनीति में कितना फ़िक्शन, कितनी रियलिटी हमें देखने को मिलेगी? नहीं देखिए, इंसिडेंट सारे जो हैं ये इसके अंदर रियल हैं। इसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑब्वियसली फिक्टिशियस करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर ये जब कंट्रोल रूम में ये हुआ तो शायद उस टाइम पे वो 16 लोगों ने उस सिचुएशन को हैंडल किया होगा। लेकिन जब आप एक फिल्म बनाते हो तो उसमें कैरेक्टर्स का अमेलगमेशन होता है, तो जिसमें कि आपने वो 16 लोगों की जगह पे आप 4 लोगों को खड़ा करते हो, रिस्पॉन्सिबल लोगों को, और बाकी जो हैं किरदारों को आप फिर सपोर्टिंग में करते हो। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि सिनेमैटिकली तभी किसी से कोई कनेक्ट कर पाएगा। अब आप 16 को फिर किसी एक को भी जस्टिस नहीं हो पाएगी और कनेक्ट ऑडियंस का नहीं हो पाएगा। आप ट्रू स्टोरीज में फिक्टिशियस कैरेक्टर्स को इसलिए क्रिएट करते हो क्योंकि आप कनेक्ट करना चाहते हो ऑडियंस के साथ। अदरवाइज उन कैरेक्टर्स को अगर आप उसमें से निकाल दोगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी, रियल फैक्ट्स के बारे में जस्ट शॉट्स लिए हो, उसमें कोई किरदार नहीं है, तो आपका इमोशन किससे जुड़ेगा? इसलिए ये किरदार क्रिएट किए जाते हैं। कभी कभी हम लोग के लिए एज बीइंग अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टोरी आसान होता है क्योंकि हमारे पास उस किरदार के बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। कहने का मतलब है कि कोई सोल्जर है, कोई फौजी है, कोई ऑफिसर है जो फील्ड में है, उसके लिए हमने बहुत सारी फिल्में देखी होती हैं, बहुत सारे लोगों को हम मिले होते हैं, सब कुछ होता है, तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है। मगर ये लोग जो पर्दे के पीछे हैं, जो आपको इस तरीके की जंग जिताते हैं, हजारों लोगों की जानें बचाते हैं, सोल्जर्स की जानें बचाते हैं, ऐसे एजेंट्स जिनके चेहरे कभी सामने नहीं आते और नाम कभी सामने नहीं आते, और जब एक मिशन कंप्लीट हो जाती है तो वो क्राउड में जाके मिक्स हो जाते हैं, उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। तो इस टाइप के जो शैडो एजेंट्स या जो भी आप इनको कह लें, कैरेक्टर्स होते हैं, इनके लिए आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है किस टाइप का क्या होगा वो इंसान को। ये यहाँ पे एक राइटर और एक डायरेक्टर जो है वो काम में आते हैं कि जितना बढ़िया होगा उतनी डिटेलिंग वो आदमी करेगा। मेरे किरदार का उन्होंने इसी तरीके से पूरा वो किया कि एक इंसान जो जिसका एक 10 साल पहले या कुछ एक फील्ड में वो एजेंट था, बहुत अच्छा सोल्जर था, वो बहुत सब कुछ था, और एक मिशन गलत हुई और जिसकी वजह से उसको डिमोट कर दिया गया, और डिमोट करके आज वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वो फिल्मों की स्क्रिप्ट्स को रिव्यू करता है और वो जो स्क्रीनिंग्स होती हैं उनको प्रीव्यू करता है और पास करता है या फेल करता है, जो भी है। ऐसी सी जॉब है। उस मिशन में उसका टेस्ट और स्मेल भी चले गए थे, वो आज तक वापस नहीं आए इतने सालों से। तो डॉक्टर ने बोला है कि तू कपूर सूंघता रहा कर उसमें हैंकी में डाल के, शायद कभी वापस आ जाए। और खाना जो है वो उसको टेस्ट तो आता नहीं है, तो उसकी बीवी सोचती होगी कि यार इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है इसके लिए, अलग अलग चीज, उसको तो टेस्ट, तो खिचड़ी बना के उसको दे देती है, वो जा खिचड़ी खाता है, जी रहा है खिचड़ी खा के वो, मगर उसका पास्ट उसको हॉन्ट करता रहता है। और किस तरीके से वो जाके बोलता भी है अथॉरिटीज को कि मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बट बिकॉज उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है तो कोई उसकी बात नहीं सुनता है, और जब हो जाता है तब उन्हें रियलाइज होता है कि आदमी वक्त से आगे सोचता है। और किस तरीके से उसे बुलाया जाता है इस मिशन को लीड करने के लिए, और वो अपनी टीम चुनता है, और ये सारी चीजें होती हैं। अब वो फाइनली डज ही कम आउट ऑफ इट, क्या होता है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक कहानी को जोड़ते हैं और एक कुछ किरदारों के साथ आप अपने आप को रिलेट करता महसूस करते हैं। तो कुछ लोग हमारे किरदार के साथ रिलेट करेंगे, कुछ लारा के साथ, कुछ आशीष जी के साथ, कुछ आशुतोष के साथ, और बहुत सारे उसमें और बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, जो यंग एक्टर्स जिनको सत्यजीत हो गए, एलनाज हो गए, और भी बहुत हैं, जेसन है, सारे आपको बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, यहाँ पर आए। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी ये वेब सीरीज भी सुपर डुपर हिट होगी, और वी आर सो प्राउड कि आप ऐसे टॉपिक्स को चुन के इतनी अच्छी मूवीज वेब सीरीज करते हैं।
you are serving India. So we are very proud of this. So from the team of Josh Talks, thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah, lovely.